भी नहीं चल के तर्जे सुकून आया है और दावे हैं पैर बुजुर्गों के तब जाके हुनर आए हैं। यानी देखिए आपको एक्सपीरियंस है। यानी उस समय पहले ही मैं जब मेरे दोस्तों से बोला था, दोस्त मुझे बोले थे, बोले कि यार ये डार्क सर्कल बहुत हो गए तेरे को यार, तो मैंने कहा कि आरएचपी के धब्बे हैं चले कुछ और कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, बिल्कुल। तो वही आरएचपी के धब्बे हैं जो आज में अच्छे लग रहे हैं और डेफिनेटली ये आगे जाके और हमारी चमक बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं CNLV गांधी। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा जूनिपर होटल्स का एक डेप्थ एनालिसिस, तो आज हमारे साथ पुनः मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट अरमान नाहर। हम उनसे जानेंगे। हमारे पास कई सारी क्वेरीज थी कि सर आपने जो ये 700, 800, 1000 पेज का RHP आता है उससे क्रक्स कैसे निकाले, तो उस क्रक्स के बारे में, उस डिटेल के बारे में, उस समरी के बारे में हमें पता जुड़े हैं। अरमान, पुनः आपका स्वागत है। काफ़ी डिमांड मार्केट रही, काफ़ी सुपर हिट वो लास्ट वीडियोज हमारा रहा था जिसमें आपने जूनिपर होटल्स का एक डिटेल एनालिसिस किया था, जो कंटेंट मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला था। वो कंटेंट आपने बहुत ही ईजी शब्दों में और बहुत ही समराइज करके बताया था। तो मेंबर्स की क्वेरी हमारी थी कि हम भी अगर स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं किसी IPO की, किसी स्टॉक्स की, तो कैसे हम RHP को पढ़ें। तो बेसिकली थोड़ा मैं व्यूअर्स को बताया कि RHP होता क्या है और मेन इसका पर्पस क्या होता है। देखिए आरएचपी जैसा कि फुल फॉर्म अगर आप देखें तो वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब जैसे अगर सिर्फ कॉमन सेंस की अगर आप बात करें कि अगर इन शॉर्ट अगर आप समझें कि आपकी तो शादी हो चुकी है, मेरा भाई है उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब उसकी भाई की अगर शादी करवाने जाना है तो पहले पूरा बैकग्राउंड चेक होएगा कि क्या क्या करा है आपने, पास्ट में क्या करा है, क्या नहीं करा है, सब कुछ बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपके साथ क्या क्या जांच पड़ताल एक बार बता दो। अब वही है, कंपनी IPO के लिए आ रही है, मतलब शादी के लिए आ रही है। अब IPO के लिए ये चीज सिंपल हो जाती है कि अगर आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पहली बार आप मार्केट में आ रहे हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको आपके बारे में जानने का मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि आप तो पहली बार आ रहे हैं, आपको इतने मैनेजमेंट से कभी कोई मिला भी नहीं है, आपने कभी टीवी इंटरव्यू नहीं है आपका, अभी कुछ भी नहीं है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और जनरली लिस्टेड कंपनीज के तो क्या जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं वो पब्लिश हो जाते हैं, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में कैसे पता करें उसके लिए बिल्कुल। तो इसीलिए RHP एक तरीका बताया गया कि आप उसमें अभी तक का जो भी कुछ है कच्चा चिट्टा, आप उसमें सब कुछ उसमें डाल दीजिए। तो RHP बेसिकली आपको उस कंपनी की पैदा होने से लेकर अभी तक की पूरी हिस्ट्री बता देगा। जी बिल्कुल। और क्या चीज़ें ऐसी है, राइट, जिसे आज 700 से 800 पेज का होता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि एक इजी पर्सन के लिए 800 पेज रीड कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हम पजल हो चुके हैं इतनी बड़ी बुक्स पढ़ के, जैसा लास्ट टाइम डिस्कस किया। सही बात है। तो सबसे पहली चीज तो आप RHP में जैसे हम रिसर्च करने के लिए अगर आप पहले बैठते हैं तो अब डिपेंड करता है कि देखिए अब आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है जी। आपकी क्यूरियोसिटी अगर सिर्फ एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की है तो अलग है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको इस कंपनी के थ्रू कहीं दूसरा नॉलेज भी लेना है। यस डेफिनेटली, और ये वीडियो आज बना भी उन्हीं के लिए है जो डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। बिल्कुल। तो आप देखिए कि एक कंपनी के RHP में अगर जो मैं सबसे पहले प्रमोटर्स की तो हम क्वालिटी चेक करते ही हैं, बट उससे पहले अगर मेरे को क्यूरियोसिटी अगर मेरे को किसी बिजनेस के लिए ज्यादा रहती है तो मैं वहां पर अगर आप RHP में जो सेकंड या थर्ड पेज पे आपको दिखेगा इंडेक्स, उस इंडेक्स में कई सारे वहां पर आपको नाम लिखे हुए रहेंगे, उसमें एक लिखा होगा R इंडस्ट्री। R इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री, उस R इंडस्ट्री पे आप क्लिक करें। R इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कई सारी डिटेल्स मिलेगी और वो स्टार्ट वहां से होती है कि हमारी इकोनॉमी की GDP कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा रहा है, क्या मूवमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं किसी कंपनी का RHP पढ़ रहा था, वहां पे इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज वहां पे मुझे मिली वहां पर कि हमारे देश का जो टोटल असेट्स है, हमारे देश का जो हाउस होल्ड का असेट्स है, जो टोटल सेविंग्स असेट्स है, उसका 65% रियल एस्टेट और गोल्ड में डला हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इक्विटी की, टोटल असेट्स का सिर्फ 4% है। टोटल असेट्स का जो हम बात कर रहे हैं, निफ्टी इतना हाई हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स इतना हाई हो गया, सारे स्टॉक इतने हाई हो गए, जो हमारी सेविंग्स है, मतलब मोटा मोटी ये मान के चलें कि आपकी मेरी बात छोड़े, इन जनरल किसी के पास अगर 100 रुपए के असेट है तो सिर्फ 4 रुपए इक्विटी में डला हुआ और कुछ भी नहीं है। तो ये वो हो गया ना कि अरमान, आज कहते हैं कि लास्ट डेटा जो आया था कि 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, उनमें से लगभग 50% आई थिंक जो एक्टिव इन्वेस्टर होंगे। बिल्कुल। तो लगभग 6 से 7 करोड़, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 7 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं। तो हम समझ सकते हैं वो रेशियो जो आप बता रहे हैं वो आ रहा है। बिल्कुल। तो R इंडस्ट्री को अगर आप जब पढ़ते हैं, अब R इंडस्ट्री भी आपको ऐसा नहीं कि एक पेज में पेज छोड़ देते हैं, आप R इंडस्ट्री का पेज पढ़ने लगेंगे तो लगभग 30-40 पेज R इंडस्ट्री के पेज है। उसमें आपको हर छोटी छोटी चीज बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप हाउसिंग सेक्टर के कोई कंपनी का IPO आ रहा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो पूरा बताएंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में कितने घर बिके हुए हैं,
आपके लग्जरी हाउसिंग में कितने घर गिरे हुए बिके हुए हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, किस हिसाब से, किस मेट्रो सिटी में कितनी पर कैपिटा इनकम है, किस मेट्रो सिटी में कितने यूनिट्स अनसोल्ड हैं, सब कुछ उसमें कच्चा चीटा आ जाता है। तो अबाउट कंपनी बता रहे हैं, अबाउट इंडस्ट्री बता रहे हैं? ये अबाउट इंडस्ट्री चल रहा है। Okay, पर क्योंकि मान लीजिए अगर मैं हाउस होल्ड कंपनी है कोई जी। जो रियल एस्टेट में है, तो अब वो उसके लिए इंडस्ट्री रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गई, तो वो रियल एस्टेट का पूरा कच्चा चीटा देगा कि यार अगर वो मुंबई और बेंगलोर या भीलवाड़ा कहीं पर काम कर रहा होगा तो पूरी भीलवाड़ा की डेमोग्राफी बताएगा कि कितने लोग यंग हैं, कितने लोग जॉब करने वाले हैं, कितने लोगों की यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम कितने हिसाब से बढ़ रही है, तो ये पूरी डेमोग्राफी आपको बता देगा। मेरा एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि किसी भी कंपनी की इंडस्ट्री को अगर पढ़ना हो ना आपको, तो एनुअल रिपोर्ट से ज्यादा अगर उस कंपनी का आईपीओ आया हुआ हो, उस रिलेटेड सेक्टर की किसी भी कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, उस आर इंडस्ट्री को अगर आप पढ़ लो, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप 10 जनों के साथ बैठे हुए हो, उस 10 जनों में से एक जने का आपका नॉलेज अलग दिखेगा। तो सबसे पहली बात हो गई हमारी इंडस्ट्री, आर इंडस्ट्री के बारे में। तो वो तो पढ़ना ही, आई थिंक अगर आप स्टार्ट करें तो डेफिनेटली फर्स्ट फेज तो आपको इंडस्ट्री पढ़ना ही है, हर एक व्यूअर्स को। बिल्कुल, हमने आर इंडस्ट्री पढ़ा। आवर इंडस्ट्री के बाद आता है आर बिजनेस, वो भी आपको इंडेक्स में सब कुछ मिल जाएगा। आर बिजनेस में वहां पे गए तो वहां पे कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बताएगी कि हमने ये बिजनेस करा, हमने यहाँ इस समय से चालू किया था, हमने इतनी यूनिट्स हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरी प्रोसेस बताएगी आर बिजनेस में कि हमने किस तरीके से, जैसे मान ली कोई स्टील कंपनी है, तो एक कुछ समय पहले एक स्टील कंपनी का आईपीओ आया था, अब उसने पूरी प्रोसेस बता रखी है कि हम स्टील बनती कैसे जी। तो उससे आपको आर बिजनेस में वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस प्रोसेस में कर रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है, वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आपने आर इंडस्ट्री पढ़ा जी। उसके बाद आपने आवर बिजनेस पढ़ लिया। अब आपका आर इंडस्ट्री आर बिजनेस पढ़ लिया। हालांकि उत्सुकता सबसे पहले प्रमोटर्स ही रहती है। अब आप ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसके प्रमोटर्स के बारे में जनरली मार्केट में पूरी न्यूज आ जाती है, मार्केट में सब अंडरस्टैंडिंग लग जाती है कि यार प्रमोटर्स क्या है क्या नहीं है। बट अब अगर आपको सबसे पहले, हालांकि प्रमोटर चेक करना चाहिए, पर आपकी उत्सुकता मेरी किसी एक कंपनी को लेकर जिसके प्रमोटर्स के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है इन जनरल, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हयात है तो हमको उसके बारे में ऑलरेडी कुछ चीजें पता है, जहां पे हमको पता है कि यार ये कंपनी उस लेवल पर तो कुछ है नहीं। बट अगर मुझे प्रमोटर्स का चेक करना है तो एक आर मैनेजमेंट करके सेक्शन होता है, आर मैनेजमेंट, और ये सारे इंडेक्स में, ये आपको तीसरे चौथे पेज में जो मैं बोल रहा हूँ, और उसमें आपको कोई पेज नंबर भी नहीं क्लिक करना है। आरएचपी ऐसा होता है, वहां पे बस क्लिक करिए, वो आपको उस पेज पे ले जाता है। ठीक है, आर मैनेजमेंट में वो आपको सब कुछ बताएंगे, उस मैनेजमेंट के कौन क्या है, कौन रिश्तेदार है, कौन क्या है क्या नहीं है, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनका पूरा हिस्ट्री आपको बताएंगे। टोटल की मैनेजर पर्संस जो हैं उन सब मैनेजर पर्संस सब कुछ बताएंगे। अब ये अरमान भाई, एक बात तो आपने यार रिलीव कर दी, 700-800 पेज से डराया था आपने यार, वन क्लिक के आप लोग डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा किस पेज कहां क्या। बिल्कुल। अब देखिए, एक और चीज हमेशा ध्यान रखने वाली चीज सर जी ये है यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें आपको अगर आप आरएचपी रीड करें तो वो इंट्यूटिव है। जैसे मान लीजिए कि आपने आर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जी, तो एक सेक्शन वहां पर ये आता है आरएचपी के अंदर ही कि किन किन मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, कब रेजिग्नेशन हुआ। अब जहां पे मैंने जैसे किसी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, मेरे को एकदम मैं अभी आपसे जो कर रहा हूँ, ये हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा है, ये अभी आपके मोबाइल में आपके सामने ये भी बंद कर देता हूँ आपके सामने रहा हूँ। अब ये जो है इंट्यूटिव हो रहा है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि हमारा व्यूअर अब सोच रहा है कि मुझे आरएचपी पढ़ना कैसे है, तो उस हिसाब से मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं आपके सामने वो बता रहा हूँ। मैं आर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने लगा, मुझे समझ में पड़ा कि यार ये मैनेजमेंट में यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो मैंने क्या सिर्फ आरएचपी में सर्च मारा रेजिग्नेशन, सिर्फ एक रेजिग्नेशन सर्च मारा, पता पड़ा कि यार यहाँ पर दो साल पहले कोई एक सीएफओ था, उसने रिजाइन कर दिया, फिर अभी रिसेंट में किसी ने, कंपनी सेक्रेटरी किसी ने रिजाइन कर दिया। अब ये इंट्यूटिव है कि आपको समझ पड़ रहा है। अब मान लो रिजाइन करा, तो अब मैं क्या, ये इंट्यूटिव मेरे को क्या आ रहा है, रिजाइन क्यों किया, क्या रीजन क्यों किया, फिर जो भी नया है उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, कितनी इंक्रीज, यस क्या नहीं हुआ। तो ये एक आर मैनेजमेंट का पार्ट, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट में उनका एक्सपीरियंस देखना, ये साथ में आप बता रहे कि किन किन प्रमोटर्स ने, किन किन डायरेक्टर से कितनी बार रिजाइन हुआ है, न्यू कौन आया है, कब आया, उनका रेवेन्यू किस रेवेन्यू बेस पे किस रेवेन्यू बढ़ा है। अब इसी में आपको अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक रिलेटेड आरटीपी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी जो है वो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर्स हैं यहाँ पर, अगर आप जैसे जब आर कंपनी पढ़ते हैं तो आपको ये समझ पड़ता है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी कौन कौन है या इनकी एफिलिएटेड कंपनीज कौन कौन है जो इनसे रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर ये रिलेटेड कंपनीज हैं तो इनसे ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और निर्भीक जी हम दोनों रिलेटेड हैं तो हम दोनों को ऐसा, मैं आपको माल सस्ते में बेच रहा हूँ या फिर आप मुझे माल महंगा बेच रहे हो मार्केट के हिसाब से, तो अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन हमने सस्ता दे रखा है या फिर महंगा दे रखा है। तो ये हमने आर बिजनेस पढ़ा। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम घूम रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि
आरएचपी को सीधा स्पष्ट तरीका पढ़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप किसी एक चीज को पढ़ते हैं, आपको क्लिक कोई और चीज होती है करना चाहिए और आपको आपस में कोलेट हम करेंगे तभी हम कंक्लूजन तक पहुंच, तभी एक कंक्लूजन आपको निकल पाएगा। तो हमने पहले एक तो आर इंडस्ट्री की बात करी, आर बिजनेस की बात करी, हमने प्रमोटर्स की बात करी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रिस्क फैक्टर्स। तो अनवय इसमें थोड़ा सा मेरा यू है, जब अपन स्टार्ट करें फैक्टर्स कि आरएसपी तैयार करती है कंपनी, राइट? तो कंपनी अपने यस वही, जब कंपनी तैयार करेगी तो कंपनी अपने बारे में बुरा क्यों लिखेगी, मेरे बिजनेस ये रिस्क हैं या मुझे ये इश्यूज हैं, मेरे पास ये चैलेंजेस हैं। आई थिंक वो कुछ पॉजिटिव ही देने का मैसेज करेगी। देखिए, सेबी ने और सेबी को ये बात बिल्कुल पता थी। आज सेबी को हर एक चीज क्लियरली पता है। सेबी को पता था कि ऐसा चीज होनी है, कोई अपने बारे में क्यों। आज अब हम एनुअल रिपोर्ट में, किसी भी एनुअल रिपोर्ट में जाइए, एनुअल रिपोर्ट में कोई ये बोलता है क्या कि हमारे डायरेक्टर ने सैलरी ज्यादा दिया हमने इसलिए हमने निकाल लिया? नहीं बोलता है, राइट? बट सेबी को ये चीज पता है, क्योंकि अब मेरे को सब कुछ बताना है, तो जो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो जो आपको सब बताना है, नहीं तो सेबी पीछे पड़ जाएगी, करा क्यों नहीं। और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो आपने, अगर आपका इंश्योरेंस कवरेज, एक इंश्योरेंस कवरेज भी रिस्क फैक्टर्स में पॉइंट होता है। इंश्योरेंस कवरेज आपकी असेट्स जितनी है उसका 99% है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1% नहीं है, 99% है हमारा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं, लीड मैनेजर्स होते हैं, जो बुक रनर्स होते हैं, उनको मैंडेटरी कर रखा है सबके लिए। तो ऐसा रिपोर्टिंग का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है कि इसलिए रिपोर्टिंग आपको करनी है या कंपनी? बिल्कुल नहीं, स्पेसिफिक पार्ट। अब जैसे हर एक कंपनी का रिस्क फैक्टर अलग हो सकता है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिल्कुल। बट आपको रिस्क फैक्टर A to Z जितने भी हैं, जितने आप सोच सकते हैं, वो सारे के सारे बताने, सारे मेंशन करने। इनफैक्ट ये भी लिखा होता है रिस्क फैक्टर्स में कि हमारे डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स पे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, कल उनको कुछ हो जाए तो। ओके, ये भी लिखा हुआ होता है उसमें। मतलब इन शॉर्ट सेबी ये बोलती थी कि तुमको जो जो रिस्क लग रही है वो सब बताओ, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए सबको करना ही पड़ता है। इसलिए रिस्क फैक्टर्स आप पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगर मुझे लगता है वो एक होता है रिस्क फैक्टर्स पढ़ना। और ये भी क्या है, एक क्लिक पे है, एक क्लिक करेंगे वहां पे आपको सारा आता जाएगा। बोलेंगे कि हमारे कैश फ्लो नेगेटिव है, जैसे हमारे अगर आप अभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जो हमने जुनिपर की बात की, उन्होंने लिखा रिस्क फैक्टर्स कि हमको नुकसान हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, हयात के साथ हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप नहीं है। ये रिस्क फैक्टर्स में लिखा हुआ है, जहां से मैंने आपको पढ़ के बताया कि उन्होंने लिखा है कि यार आपको ये जानना जरूरी है कि भाई हमारा एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको रिस्क फैक्टर्स जो है वो सारे पढ़ने पड़ते हैं। जैसे आप, इसमें क्या लगता है, मैं इसे कहता है नई दुल्हन जब आती है ना तो मेकअप करके आती है। बिल्कुल। तो क्या मार्केट में जब कंपनी आती है तो वो मेकअप करके कुछ आती है, ऐसा कुछ? अब देखिए, ये इंट्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है। जैसे कंपनीज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्वियसली होता है कि जैसे कई बार सर भी हमेशा एक चीज बोलते थे, बोले कि शादी के दिन दूल्हा सबसे अच्छा लगता है उसके अलावा फिर आपको दुल्हन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो अब वो तो चीज है और वो चीज हम कंसिडर करके रखते हैं, बट अब आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि ये कहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा जो है वो थोड़ा हाइप करा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि जैसे कुछ अदर एक्सपेंसेस है। अब अदर एक्सपेंसेस आप 3-4 साल से देख रहे हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक सर्टन परसेंटेज, मान लीजिए 10% है। पर सर्टनली 1H FY24 में जब आईपीओ आने वाला है, उसके पहले अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज रेवेन्यू 5% ही देगा। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि यार अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब वो 5% आपका प्रॉफिटेबिलिटी में तो शूट अप दे देगा। हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी आपको हो जिसने जहां पर, और ये सारी जो नंबर जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं कि मान लो कि उसने सेल्स प्री बुक कर ली हो, आपके रेवेन्यू में सेल्स आ गई, बैलेंस शीट में डेटर्स खड़े हो गए, अब आप पीछे जाएंगे, बाद में जाएंगे तो बैड डेट्स आ गए, या फिर ट्रेड रिसीवर्स जो है वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवर्स चल रहे हो। तो ऐसे पॉइंटर्स आप पकड़ सकते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे वही चीज आप बता रहे हैं कि कैसे वो एक्सपेंस करते करते आप 2-4-5 करेंगे ना तो अपने आप आपको एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमने अभी तक, जैसे अभी वापस मैं बार-बार समझ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीच में कहीं खोना जाए, हमारे व्यूअर की खोना जाए कि चल क्या रहा है। हमने आर इंडस्ट्री की बात करी, हमने आर मैनेजमेंट की बात करी, हमने आर बिजनेस की बात करी। अब आर बिजनेस की बात करते करते हम रिस्क फैक्टर्स की बात पे पहुंच गए कि रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आपको देखना है। कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, अब रिस्क फैक्टर्स की बात होने के बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखेंगे सही, वो तो है ही सही, उस पर तो मैं आऊंगा ही सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखते हैं उससे बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं। जैसे रिस्क फैक्टर में कोई चीज लिख रखी है आपने कि मान लीजिए कि हमारा रॉ मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल कि आप अगर स्टील का पूरे विश्व का स्टील का 50% चाइना है स्टील में, कई बहुत सारी कमोडिटीज में चाइना का है। ठीक है, अब कुछ चीजों के दाम आपको चाइना के प्राइसेस के हिसाब से, क्योंकि 50% चाइना से है मेरा रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल, तो मैं चाइना के प्राइसेस जो इंटरनेशनली प्राइसेस चले हैं उस हिसाब से मैं कंपनी के मार्जिन को ट्रैक कर रहा हूं। पिछले 3 साल का डेटा है मेरे पास। 3 साल में जैसे फॉर एग्जांपल स्टील बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए रहता है, ठीक है, रॉ मटेरियल आयरन ओर, पिछले 3 साल में उसके भाव ट्रैक कर रहा हूं और कंपनी के मार्जिन ट्रैक कर रहा हूं। तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी के भाव बढ़ रहे हैं तो क्या कंपनी पास ऑन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कंपनी को मार्जिन में घाटा हुआ है या कम होते जा रहे हैं उसके मार्जिन।
तो अब ये मैंने रिस्क फैक्टर में पढ़ा कि चाइना वाली चीज है, तो मैंने रिस्क फैक्टर में पढ़ा तो मुझे लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तो मैंने गूगल करा कि यार चलो आयरन ओर के दाम कितने हुए, अब आयरन ओर के दाम देखे मैंने तो उस हिसाब से मार्जिन चेक करने की कोशिश करी, अब मार्जिन सस्टेन हो रहे हैं तो मुझे ये समझ पड़ा कि यार कंपनी पास ऑन कर रही है, अब पास ऑन कर रही है तो मेरे पास अब देखिए अब जो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंपनी पास ऑन कर पा रही है तो अब मेरे माइंड में क्या आया, अभी सबसे पहले माइंड में आया कि यार कंपनी ने वॉल्यूम तो दे रखा है कि कितना उसने वॉल्यूम बेचा है, तो एक काम करता हूँ रेवेन्यू को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके देखता हूँ तो क्या प्राइसेस बढ़े कि नहीं बढ़े, तो अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो मतलब पास ऑन करा है, पास ऑन किया, और मार्जिन बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लिया हो, इंटरेस्टिंग राइट। सो बेसिकली अगर आप देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ साथ में आपको कई सारे पॉइंटर्स देते जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मुझे समझ में आता है वो होता है कि नोट्स टू अकाउंट्स आप पढ़िए, बिल्कुल हम भी जो शेड्यूल बिल्कुल जो शेड्यूल है, अब वो जो शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं इसका मैं आपको शेड्यूल बोल रहा हूँ, वो जो हमने जुनिपर का आईपीओ का वो शेड्यूल देखा, वो शेड्यूल कम से कम 5 पेज का है, उस 5 पेज में सबसे लास्ट में है वो जेपी मॉर्गन का लोन। तो इंसान क्या है कि एक बार स्क्रॉल करता है, 2 बार स्क्रॉल करता है, फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो यार होगा यार ऐसा। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है इसमें, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर लिया आपने, क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उसके साथ साथ, अब बात ये आती है कि चलो इस कंपनी के बारे में तो पढ़ लिया हमने, आर इंडस्ट्री पढ़ा, तो आर इंडस्ट्री में आपको जो आपके पीयर्स है ना उसका भी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जुनिपर होटल है तो दूसरे होटल्स के कितने होटल्स हैं, कितने रूम्स हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी है, वो डेटा भी कंपेयर करके देते हैं, जो लिस्टेड है, बिल्कुल लिस्टेड अनलिस्टेड का डेटा भी देते हैं वो, ओके, वो पूरी इंडस्ट्री का डेटा देंगे, उनके लिए इंडस्ट्री सिर्फ लिस्टेड इंडस्ट्री तो नहीं है ना, उनके लिए तो खुद भी अनलिस्टेड है ऑब्वियसली, बिल्कुल, तो उनके लिए तो डेटा पूरा डेटा देना पड़ता है। तो मतलब इन शॉर्ट आपको आर इंडस्ट्री में ये पूरा डेटा मिल जाता है, तो उससे आपको ये भी समझ पड़ जाती है कि किसका मार्केट शेयर कितना है, किसका मार्केट शेयर किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये मार्केट शेयर बढ़ने का रीजन क्या है, क्या इनके पास क्वालिटी है कि या फिर इनकी प्राइसेस कम है, ये फ्यूचर प्लान्स है, एक्सपेंशन में कैपेक्स लाने वाले हैं, तो थोड़ा सा वो बिल्कुल चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न, जी बिल्कुल, कैपिटल स्ट्रक्चर करके होता है, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर निर्भीक जी ये चीज होती है कि आज मैं और आप भले मान लीजिए अपन बचपन से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी ऑन रिकॉर्ड इस कंपनी के साथ मैंने निर्भीक जी के 5 शेयर खरीदे, निर्भीक जी ने मेरे 5 शेयर, निर्भीक जी ने 10 शेयर बेच दिए, मैंने 5 शेयर खरीद लिए, निर्भीक जी ने 5 शेयर अपने भाई को इशू करे, निर्भीक जी को कोई अपना दोस्त मिल गया उसको शेयर इशू करे, सब कुछ वो हिस्ट्री होती है। बोनस शेयर कब दिया आपने, जनरली अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी आईपीओ आती है उसके आईपीओ आने के कम से कम 2 या 3 महीने पहले बोनस रहता है। जनरली रीजन ये है कि वो ऑब्वियस आप कोई भी बड़ी कंपनी, मतलब ये गलत नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी देख लीजिए, कोई भी गलत नहीं, बट कुछ ना कुछ इंटेंशन आई थिंक उसका रहता होगा, क्या नंबर ऑफ शेयर्स, वो ऐसी वाली बात है, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे कुछ फ्री फ्लोट बढ़ाने के लिए भी, नंबर ऑफ, क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम रहेंगे तो बढ़ा भी देते हैं, उसके कारण अगर आप बहुत बड़ी चीज ऐसी कि मेरे को 10 साल इस कंपनी में काम करते करते हो गए या 15 साल से मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ, राइट, तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ ताकि बोनस देता हूँ, और वो कोई गलत नहीं है, वो नॉर्मली सभी कंपनी, जनरली सब कंपनी में होता है। आप किसी भी कंपनी वाइज को देखेंगे आपको 90% मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने देखा है कि सबका बोनस तो रहता ही, भले एक या 1-1.5 साल का होता है, किसी का जब प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से बोनस कर लेते हैं। अब ये आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता पड़ता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करा हुआ हो तो किस भाव पे प्राइवेट प्लेसमेंट करा हुआ है वो भी लिखा हुआ होता है। अब तो सेबी ने ये रिक्वायरमेंट कर दी कि आपकी जो भी माल बेच रहा है ओएफएस में उसकी जो माल बेच रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है पूरे शेयर्स की, वो भी आपको बताना पड़ेगा, किन किन टाइम में बाई किया, किन तक ना बाई किया, किस रेट में बाई किया, उसका एक सम अप आपको एक पेज में देना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि अगर निर्भीक जी और अरमान नाहर अपनी कंपनी में शेयर्स बेच रहे हैं, या फिर एक अपन प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अपन ने किसी जो बाहर का इंस्टीट्यूशन है उसने अपने इसमें पैसा डाला था 5 साल पहले, तो किस भाव पे उसको ये कॉस्ट पड़ रही है और वो कितने भाव पे बेच रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज तो बहुत जरूरी है उस टाइम देखना कि क्या रेट पे कंपनी ने बाई किए हैं प्रमोटर्स ने और क्या रेट में सेल कर रहे हैं। रिसेंटली आईपीओ मैंने अरमान भाई देखा था, उसकी मैं स्टडी करा था, 200-250 रुपए में उन्होंने प्रमोटर्स ने सेल मतलब शेयर बाई किए थे और 1350 रुपए में वो आईपीओ में उसको सेल कर रहे थे जस्ट 1.5 साल पहले। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें आप बहुत बार चीजें ऐसी होती है, जैसे अब इसका एक रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको कि एक रीजन क्या हो सकता है जो एक प्रमोटर का आंसर हो सकता है, कि जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि मान लीजिए 1.5 साल पहले जब हमने वो इश्यू करे थे तो हमारी जो उसकी प्लानिंग चल रही थी, कैलकुलेशन चल रही थी, वो पहले से चल रही थी, राइट। तो अब वो जो 1.5 साल पहले, जो आपको 1.5 साल पहले लग रहा है, उसके एग्जीक्यूशन के पहले हमने कई सारी प्लानिंग कर ली थी, इसलिए वो भाव एक्चुअली में 1.5 साल का नहीं है, वो एक्चुअली भाव 2 साल पुराना है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली होता तो वही है। कंपनी की मान लीजिए जैसे उन्होंने शेयर बाय किए, उस टाइम कोई फ्यूचर प्लान नहीं थी, एक्सपेंशन की प्लान नहीं थी, आईपी प्लान नहीं थी, उसके बाद प्लानिंग सारी, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली बढ़नी है, तो उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट पॉइंट ये है कि पॉइंट देखने वाले शेयर होल्डिंग का जब देखेंगे आप कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें आपको दिखेगा कि 100% एक्विजिशन करा है उसमें, तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए उस समय कि एक्विजिशन कितने भाव पे हुआ है। अब जिसका एक्विजिशन करा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम तो उसमें और डिटेल में नहीं गए, अब मान लीजिए कि मैं बस एक अभी माइंड में आया तो आपको तरीका बता रहा हूँ। जिस कंपनी का एक्विजिशन करा है उसकी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट देखिए, आपने जो वैल्यूएशन करी है, जैसे 530 करोड़ रुपए करी है, ठीक है, 530 करोड़ वो जो कंपनी थी उसको उसका वैल्यूएशन हुआ था, 530 करोड़ में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, तो आपने रेवेन्यू टू सेल्स, जो आपका रेवेन्यू टू सेल्स मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू,
कितने रेवेन्यू के मार्केट कैप पे आपने दिया, उससे आप कंपेयर करके देखिए कि अभी आप कितना मांग रहे हैं। या फिर आप उसमें इंडस्ट्री के पेयर्स को देखिए कि आपकी खुद की कंपनी है तो आपने मार्केट कैप टू रेवेन्यू उसको तो 5 का दे दिया, बट जो दूसरी कंपनियां हैं वहां पे तो मार्केट कैप टू रेवेन्यू 2 का ही है, तो अपनी कंपनी को 5 का क्यों दिया? इसी के साथ साथ अगर अब ये आपने रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पढ़ लिया, आपने आर बिजनेस पढ़ लिया, आर इंडस्ट्री पढ़ लिया, ये सारे आपके एक क्लिक पे है। बस माइंड में क्लिक नहीं है, वो आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। वहां पे आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए, उससे पहले माइंड में क्लिक होना जरूरी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको जैसे अगर हम जैसे अब ये सारे पॉइंट्स तो मेजर पॉइंट्स हैं। अब जैसे आरएचपी में आर ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ होता है। आर ऑब्जेक्ट किस पर्पस से आप आईपीओ लेके आ रहे हैं, किस पर्पस से आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब किस पर्पस से आईपीओ लेके आ रहे हैं, उसमें वो जो कैपेक्स जो करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो कैपेक्स कर रहे हैं, उसके लिए तो वो कैपेक्स की पूरी डिटेल देंगे कि हम इस साल में इतना कैपेक्स करेंगे, इसका यूज इस साल में इतना यूज करेंगे। और सेबी की रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको ये रिपोर्ट भी करना है फिर हर बार कि आपने जो करा है कि वो यूज करा है कि नहीं करा, बताओ मुझे। और जिस पर्पस से आईपीओ लाए वो पर्पस भी आपने इन फ्यूचर में उसको एग्जीक्यूट किया नहीं, करा ही नहीं करा, उसकी अपडेट मांगी जाती है। तो आप कई सारी कंपनियों की अगर आप देखेंगे सर्कुलर में वो बताते हैं कि हमने इस आईपीओ का इतना यूटिलाइजेशन हो गया है। अच्छा, इसमें मान लीजिए कंपनी ने बोला कि इन 2 साल बाद कोई फ्यूचर एक्सपेंशन लाने वाले हैं, कोई नया प्लांट डेवलप करने वाले हैं, और ऐसा कुछ नहीं किया कंपनी ने, तो उस केसेस में सेबी की क्या उन पे रहता है? नहीं वो डेफिनेटली आता ही है। जनरली क्या होता है कि आपको मतलब 99% केसेस में तो वो करते ही हैं, कर लेते हैं, करना ही पड़ता है। यहाँ पर देखिए सेबी की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, सेबी को अगर आप किसी चीज का कैपेक्स आपने दे दिया तो वो तो आपको अब वो रडार में है तो वो तो आएगा ही सही। जहां पे अगर मैनेजमेंट को अनसर्टेनिटी होती है कि यार इसका अपन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आप प्रमोटर के तौर से सोचिए कि प्रमोटर भी मार्केट के डायनामिक्स में, मान लीजिए कि कल ट्रम्प जीत जाए, जो जीतने के आसार हैं, चाइना के साथ उनका कुछ हो जाए, तो कल कुछ हो जाए तो मैं अगर कोई कैपेक्स करने वाला हूं यूएस में तो नहीं करूंगा, मेरे को डाउटफुल लगेगा, हो सकता है ना करूं मैं। तो जहां पर उनको डाइसी सिचुएशन लगती है तो इसीलिए आपको देखा होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस करके बहुत सारे आईपीओ का फ्रेश इश्यू है, कुछ भी होता है। मुझे लगता है हर आईपीओ में नीचे एक लाइन होती है, बिल्कुल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये वही है कि यार इसको भी हो सकता है कि हम हमारे बिजनेस में यूज करने वाले हैं तरीके से, पर जिसका हमको क्लैरिटी नहीं है कहाँ करेंगे, लाइक वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे या किस तरीके से यूज करेंगे। क्योंकि अगर आप कैपेक्स के नाम पर अगर कर देंगे तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये मशीन हम वहां से खरीदेंगे या ये खरीदेंगे, वो सब करना पड़ेगा। बट आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25% सब तक फिक्स्ड है कि उससे ज्यादा आप बता नहीं कर सकते। 100 करोड़ का है तो उससे 25 करोड़ से ज्यादा आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बता नहीं सकते। पर वो जो लीवे रखते हैं वो कंपनियां जनरली पूरा रखती है कि यार ये हम अगर अनसर्टेनिटी तो इसको भी यूज करने का। आईपीओ का जो टोटल अमाउंट इशू चल जाता है उसका 75% आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि इस पर्पस से आप ला रहे हैं। बिल्कुल। और 25% अब देखिए जैसे ओएफएस है तो उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं हो, तो पूरा का पूरा माल बिक रहा है। जो फ्रेश इशू है उसमें आप 25% जो है वो आप जनरल मैक्सिमम 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अच्छा, इसमें क्यूरी जनरल मेंबर्स कहते हैं कि जो ओएफएस हैं, ओएफएस में क्या मेन मोटो होता है प्रमोटर्स का? जब उनको पता है कंपनी में अच्छे प्लान्स आने वाली है, फंड रेज कर रही है, राइट, ग्रोथ होने वाली है, तो उस समय क्या कहीं रहता है ऐसा माइंड में कि वो एग्जिट हो चाहते हैं, निकल के चलिए हमें अच्छी प्राइस मिल गई, हम एग्जिट हो रहे हैं, या डिपेंड करता है कि यार वो ओएफएस किस तरीके से बेचा जा रहा है और क्यों उसका रीजन बेच रहे हैं। और जनरली अगर बहुत ज्यादा ऑफलोडिंग हो रही है उनकी तरफ से ओएफएस में बहुत सारों की ऑफलोडिंग तो आप देखिए जैसे होती है रिक्वायरमेंट की वजह से भी करना पड़ती है। रिक्वायरमेंट पर से करना पड़ी तो ठीक है, वो आपको लीगल पर से करनी है। हाँ, देखिए बेसिकली आप 90% ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर में मतलब प्रमोटर को यही बताना होता है कि भाई तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है इसको लाने का, क्यों तुमको लेके आना है। दैट्स आई वांट टू नो कि क्या प्रमोटर्स ये भी बताते हैं कि हम ओएफएस लाए तो उसका पर्पस क्या है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर में सब कुछ लिखा हुआ होता है, जिसमें आपको एक लाइन ये दिखेगी कि लेमलाइट में आना है। ओके, लेमलाइट इन अ शॉर्ट सेंस कि क्योंकि आपकी लिस्टेड कंपनी होगी तो आपकी डेफिनेटली लोग आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके कारण वो ओएफएस में माल बेच रहे हो। बट आपको क्लियर ये होना चाहिए कि ओएफएस में अगर माल बेच रहे हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे हो रही है। अब कहीं केस में तो ऐसा है जो न्यू एज कंपनी है वहां पे तो प्रमोटर होल्डिंग में रहते ही नहीं है, वो लोग 0% है वहां पर। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा कुछ मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कि इतना % होल्डिंग जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए जोमेटो देख लीजिए, उनमें तो 0% होल्डिंग। 75% का लॉजिक क्या है? वो 75% का तो सेबी का रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुम 75% तक भी नहीं रखोगे तो पब्लिक के पास आपके पास फ्री फ्लोट बचेगा बहुत कम ना। तो अगर फ्री फ्लोट कम होगा तो उसमें आप कोई भी 2-3 जने कुछ ज्यादा करके तो फ्री फ्लोट आपके पास किसी शेयर में नहीं। 70% मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मैक्सिमम आपको 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं कर सकते। मिनिमम आप ही लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अगर आपकी ज्यादा है तो आपको 3 साल के अंदर 75% लाना है जी। ये वाली रिक्वायरमेंट। और कोई छोटा पॉइंट अनुभव आपको याद आते हो कि यार ये चीजें अदर देन दिस कि अदर देन आरएचपी
आईपीओ को आ रहा है, मान लो उसको स्टडी कर रहे हैं, तो अदर आरएसपी में ये चीज़ और ध्यान रखें। देखिए एक सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा हो, सबसे पहले तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए। जी उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, आप खुद अपने हिसाब से फील करिए कि यार ये मेरे को इस कंपनी की वेबसाइट में क्या मैं चीज़ें मुझे सही जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है, राइट। इनफैक्ट जब रेजिग्नेशन की बात करी ना, मैंने तो उससे याद आया, जब अपन रेजिग्नेशन की बात जी। करी थी, उसमें ये भी रहता है कि कितने ऑडिटर्स बदले हैं उन्होंने पिछले Okay. 5 साल में, किसने रेजिग्नेशन दिया है, दिया है। कितने ऑडिटर्स बदले हैं। तो अब आपको वो भी चेक कर सकते हो वहाँ पे कि ऑडिटर इतने क्यों बदल रहे हैं। अब ऑडिटर बदलने का कहीं ये वाला रीज़न तो नहीं कि कहीं ऐसा है कि कोई जेन्युइन रीज़न हो सकता है कि यार हमारी कंपनी बड़ी हो रही है, लिस्टेड कंपनी हो रही है, और जो कंपनी ऑडिट कर रही थी उसमें बैंड भी थी 2-3 जने ही हैं, तो अब वो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभालेंगे। तो उसके पीछे भी आपको रीज़न पता होना चाहिए। आप रीज़न देखिए, सैलरी देखिए कि आप ऑडिट फीस बढ़ी कि नहीं, अचानक कहीं ऑडिट फीस तो नहीं बढ़ गई, मतलब ये सब चीज़ें भी हो सकती है। तो कंपनी की वेबसाइट देखिए। थैंक यू सो मच अरमान भाई। जो एक्सपर्टीज आएगी वो आएगी एक्सपीरियंस के साथ। एक यहाँ मुझे किसी शायर का शेर याद आता है कि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं चल के तर्जे सुकून आया है, और दाबे हैं पैर बुजुर्गों के तब जाके हुनर आए हैं। यानी कि आपको एक्सपीरियंस है, यानी ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन एक बार 2 बार 3 बार जब पढ़ेंगे तो नो डाउट आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं अभी कुछ समय पहले ही, मैं जब मेरे दोस्तों से बोल रहा था, दोस्त मुझे बोल रहे थे, बोले कि यार ये डार्क सर्कल बहुत हो गए तेरे को यार, तो मैंने कहा कि आरएचपी के धब्बे हैं चले कुछ और कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं, बिल्कुल। तो वही आरएचपी के धब्बे हैं जो आज में अच्छे लग रहे हैं, और डेफिनेटली ये आगे जाके और हमारी चमक बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच अरमान भाई।